नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 16 जनवरी 2026, दिन शुक्रवार और आज की हिंदी तिथि है माघ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आज के दिन का इतिहास जान लेते हैं। आज 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। इसी दिन साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इंडिया अभियान की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार देने वाला नहीं बल्कि रोजगार पैदा करने वाला बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्टअप को नए भारत का आधार बताया और कहा कि आज़ादी के 100वें वर्ष तक भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में स्टार्टअप्स बड़ी भूमिका निभाएंगे। साल 1955 में आज ही के दिन पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए का औपचारिक उद्घाटन हुआ था। एनडीए दुनिया की पहली ऐसी अकादमी है जहां थल सेना, नौसेना और वायुसेना के कैडेट्स एक साथ प्रशिक्षण लेते हैं। साल 2003 में 16 जनवरी को भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला अपनी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा पर रवाना हुई थी। यह मिशन विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत के लिए प्रेरणा बना। तो दोस्तों, ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश भर की सबसे बड़ी खबरें। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर आज प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप इंडिया के 10 वर्ष पूरे होने पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में भाग लेंगे। यह कार्यक्रम दोपहर 1 बजे होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री देश के स्टार्टअप संस्थापकों से सीधे संवाद करेंगे। कई युवा उद्यमी अपने स्टार्टअप सफर, चुनौतियों और सफलताओं के अनुभव साझा करेंगे। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को हुई थी, जिसका उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना, उद्यमिता को मजबूत करना और निवेश आधारित विकास को आगे बढ़ाना है। बीते 10 वर्षों में स्टार्टअप इंडिया के तहत देश भर में 2 लाख से अधिक स्टार्टअप मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। इन स्टार्टअप्स ने बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा किया है, नई तकनीक को बढ़ावा दिया है और भारत की आर्थिक मजबूती में अहम भूमिका निभाई है। वहीं कल सेना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय सेना के अदम्य साहस और अटूट संकल्प को नमन किया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के जवान कठिन से कठिन परिस्थितियों में देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। बर्फीली चोटियां हो, रेगिस्तान हो या घने जंगल, सैनिक हर हाल में अपने कर्तव्य पर डटे रहते हैं। प्रधानमंत्री ने जवानों के निस्वार्थ सेवा भाव को देश के लिए प्रेरणा बताया और उनके साहस की सराहना करते हुए एक संस्कृत सुभाषित भी साझा किया। उन्होंने उन वीर सैनिकों को विशेष श्रद्धांजलि दी जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए। देश सदैव उनकी बहादुरी और बलिदान का आभारी रहेगा। वहीं कल पोंगल और संक्रांति के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये पर्व फसल, प्रकृति और परिश्रम का सम्मान करते हैं। यह समय किसानों की मेहनत, समृद्धि और राष्ट्रीय एकता को दर्शाता है, जो भारत की सांस्कृतिक शक्ति का प्रतीक है। वहीं कल प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान सदन के ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में कॉमनवेल्थ देशों के स्पीकर्स के 28वें सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि हमारी विविधता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। पीएम ने खास तौर पर भारत की लास्ट माइल डिलीवरी पर जोर दिया, जिसके जरिए पिछले कुछ वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। जानकारी के लिए बता दें कि 2024 के चुनाव दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया थे, जिसमें 98 करोड़ वोटर शामिल हुए थे। साथ ही भारत में जमीनी स्तर पर 15 लाख महिला प्रतिनिधि लोकतंत्र का नेतृत्व कर रही हैं, जो दुनिया में बेमिसाल है। सम्मेलन में संसदीय कामकाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल और सोशल मीडिया के प्रभाव जैसे आधुनिक विषयों पर भी चर्चा की गई। भारत अब अपनी ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी के जरिए ग्लोबल साउथ के देशों की मदद कर रहा है ताकि लोकतांत्रिक संस्थाएं और मजबूत हो सकें। दोस्तों, बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। तो भारतीय ऑटो सेक्टर अब एक बड़े बदलाव की ओर है। मारुति सुजुकी, हुंडई, टाटा मोटर्स और महिंद्रा जैसे दिग्गज कंपनियां अगले कुछ वर्षों में अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को 20 लाख यूनिट्स से ज़्यादा बढ़ाने की तैयारी में है। मारुति सुजुकी ने हाल ही में गुजरात के खोराज में एक नया प्लांट लगाने के लिए करीब 5,000 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है, जिसकी सालाना क्षमता 10 लाख गाड़ियां बनाने की होंगी। इन विस्तार योजनाओं का सबसे बड़ा कारण है भविष्य में आने वाले 80 नए कार मॉडल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बढ़ती डिमांड। महिंद्रा भी अपनी एसयूवी क्षमता को 10 लाख के पार ले जाने के लिए नए प्लांट की लोकेशन फाइनल कर रही है। आंकड़ों की बात करें तो भारत फिलहाल दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार है और 2030 तक इन कंपनियों की कुल उत्पादन क्षमता 54 लाख से बढ़कर 75 लाख यूनिट्स तक पहुंचने का अनुमान है। यह विस्तार न केवल घरेलू मांग को पूरा करेगा बल्कि भारत को एक ग्लोबल एक्सपोर्ट हब के रूप में भी स्थापित करेगा। दोस्तों, अब अगली खबर की बात करें तो मुकेश अंबानी की कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही में कंपनी का शुद्ध मुनाफा पिछले साल के मुकाबले लगभग 9% गिरकर 269 करोड़ रुपए रह गया है। हालांकि मुनाफे में इस गिरावट के बावजूद कंपनी के रेवेन्यू में जबरदस्त उछाल देखा गया है। जियो फाइनेंशियल का ऑपरेशन से होने वाला रेवेन्यू 105% से ज़्यादा बढ़कर 901
करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो पिछले साल इसी दौरान 438 करोड़ रुपए था। गहराई से देखें तो कंपनी का कुल खर्च भी तेजी से बढ़ा है, जो 131 करोड़ से उछलकर 566 करोड़ रुपए हो गया है। लेकिन एक बड़ी उपलब्धि यह रही कि कंपनी का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी कुल संपत्ति प्रबंधन 4.5 गुना बढ़कर 19,049 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा है। इसके अलावा जियो पेमेंट्स बैंक में जमा राशि में भी 94% की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साफ है कि कंपनी अब केवल मुनाफे के बजाय अपने बिजनेस को फैलाने और डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम को मजबूत करने पर ज्यादा फोकस कर रही है। दोस्तों, अब सोने की भाव की बात करें तो सोने की कीमतों में इन दिनों काफी हलचल देखी जा रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर सोने के दाम हाल ही में 1,42,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद अब कुछ नीचे आए हैं। इस उतार चढ़ाव की मुख्य वजह है प्रॉफिट बुकिंग और अमेरिकी डॉलर में आई मजबूती। दरअसल जब डॉलर मजबूत होता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना महंगा हो जाता है, जिससे खरीदार मुनाफा वसूलने के लिए बिकवाली शुरू कर देते हैं। गहराई से समझे तो दुनिया भर में चल रहे तनाव, जैसे अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती तलखी, निवेशकों को सुरक्षित निवेश के लिए सोने की तरफ खींच रही है। आंकड़ों के मुताबिक 2026 की शुरुआत से ही सोने ने निवेशकों को करीब 2.5% का रिटर्न दे दिया है। जानकारों का मानना है कि भले ही डॉलर की वजह से अभी कीमतों में थोड़ी गिरावट दिखे, लेकिन लॉन्ग टर्म में सोने का रुझान सकारात्मक है। विशेषज्ञों की राय है कि अगर सोने के दाम 1,40,000 के आसपास गिरते हैं तो यह निवेश का एक अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में इसके 1,45,000 के पार जाने के आसार हैं। बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। तो ब्रिटेन के वेस्ट लंदन हुंसलो में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां सिख समुदाय के लगभग 200 लोगों ने इकट्ठा होकर एक 16 साल की नाबालिग लड़की को कथित ग्रूमिंग गैंग के चंगुल से छुड़ाया। आरोप है कि 34 साल का एक अफगान मूल का व्यक्ति पिछले 2 सालों से इस लड़की को बहला फुसला रहा था और उसे अपने घर में छिपा कर रखा था। जानकारी यह है कि पीड़ित लड़की के माता पिता ने कई बार पुलिस से मदद मांगी थी, लेकिन ठोस कार्रवाई न होने पर उन्होंने स्लो स्थित गुरुद्वारे से मदद की गुहार लगाई। चश्मदीदों और पड़ोसियों का दावा है कि उस फ्लैट में कई अन्य पुरुष भी रहते थे और वहां अक्सर नाबालिग लड़कियों को देखा जाता था। प्रदर्शनकारियों के भारी दबाव के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और लड़की को सुरक्षित उसके परिवार को सौंपा। सिख संगठनों का कहना है कि प्रशासन की ढिलाई के कारण उन्हें खुद सड़क पर उतरना पड़ा। यह घटना ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग्स और पुलिस की निष्क्रियता को लेकर एक बार फिर बड़ी बहस छेड़ दी है, जिसके बाद सिख संस्थाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर जांच की मांग की है। दोस्तों, अब मोबाइल और आईफोन यूजर्स के लिए एक अच्छी खबर है। फ्लिपकार्ट की रिपब्लिक डे सेल 2026 शुरू हो चुकी है और इस बार सबसे बड़ा धमाका स्मार्टफोन की कीमतों में हुआ है। इस सेल का मुख्य आकर्षण आईफोन 16 और गूगल पिक्सल 10 है, जिनकी कीमतों में पहली बार इतनी भारी कटौती देखी जा रही है। आईफोन 16 पर बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज बोनस मिलाकर इसकी प्रभावी कीमत अब 69,900 रुपये से 71,900 रुपये के बीच आ गई है। वहीं गूगल पिक्सल 10 पर 10,000 तक का सीधा बैंक डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे इसकी कीमत 66,000 रुपये के आसपास पहुंच गई है। फ्लिपकार्ट ने पुराने फ़ोन के बदले मिलने वाले एक्सचेंज वैल्यू को 15% तक बढ़ा दिया है। साथ ही वीवो के प्रीमियम मॉडल्स पर भी 30% तक की सीधी बचत हो रही है। जानकारों का मानना है कि नई AI तकनीक वाले स्मार्टफोन को इतने कम दाम पर उपलब्ध कराना फ्लिपकार्ट की इस साल की सबसे बड़ी रणनीति है। अगर आप एक प्रीमियम फोन खरीदने का मन बना रहे हैं तो यह मौका निवेश और बचत दोनों के लिहाज से बेहतरीन है। दोस्तों, अब अगले न्यूज़ की बात करें तो महाराष्ट्र की राजनीति के लिए आज का दिन बेहद बड़ा है, क्योंकि देश की सबसे अमीर नगर पालिका यानी BMC चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए हैं। इन शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन और उद्धव ठाकरे की महाविकास आघाड़ी के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। BMC का सालाना बजट लगभग 52,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का होता है, जो कई छोटे राज्यों के कुल बजट से भी अधिक है। एग्जिट पोल के अनुसार मराठी मानुस और विकास के मुद्दों पर वोटर्स बटे हुए नजर आ रहे हैं। इस बार 227 सीटों वाली इस नगर पालिका में बहुमत के लिए 114 सीटों की जरूरत है। फैक्ट यह भी है कि करीब 3 दशकों से BMC पर राज करने वाली शिवसेना के विभाजन के बाद यह पहला बड़ा निकाय चुनाव है, जो यह तय करेगा कि मुंबई का असली किंग कौन है। अगर एग्जिट पोल हकीकत में बदलते हैं तो निर्दलीय और छोटे दल किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। फिलहाल सबकी नजरें अंतिम नतीजों पर टिकी हैं। बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। तो इस बार भारत का गणतंत्र दिवस बेहद खास होने वाला है। यूरोपीय संघ के 2 सबसे बड़े नेता एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयन 25 से 27 जनवरी तक भारत के दौरे पर रहेंगे
और इस साल की परेड में चीफ गेस्ट के रूप में शामिल होंगे। यह इतिहास में पहली बार है जब यूरोपीय संघ के 2 शीर्ष नेता एक साथ इस सम्मान के लिए चुने गए हैं। यह दौरा सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि इसका असली मकसद भारत और यूरोप के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA की बातचीत को अंतिम रूप देना है। विशेषज्ञों के अनुसार यूरोपीय संघ भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। इस मुलाकात के दौरान रक्षा तकनीक और क्लीन एनर्जी जैसे बड़े क्षेत्रों में अहम समझौते होने की उम्मीद है। साथ ही भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे जैसे मेगा प्रोजेक्ट पर भी चर्चा होगी। यह दौरा वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती डिप्लोमेटिक पावर का प्रमाण है, जो दिखाता है कि यूरोप अब भारत को एक भरोसेमंद वैश्विक साझेदार के रूप में देख रहा है। बात करते हैं अगले खबर की, तो सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य सरकार और पुलिस को एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। यह मामला प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की उस याचिका से जुड़ा है जिसमें आरोप लगाया गया कि बंगाल पुलिस ने IPSC के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान बाधा डाली थी। ईडी का दावा है कि जब वे जांच के लिए पहुंचे तो स्थानीय पुलिस ने उन्हें अपना काम करने से रोका, जो केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारों का उल्लंघन है। जानकारी यह है कि IPSC वही संस्था है जो राजनीतिक रणनीतियां बनाती हैं और बंगाल चुनाव के दौरान चर्चा में रही थी। ईडी इस संस्था के वित्तीय लेन देन की जांच करना चाहती है, लेकिन राज्य सरकार का रुख इसे राजनीतिक बदले की भावना बता रहा है। सुप्रीम कोर्ट अब इस बात की पड़ताल करेगा कि क्या वाकई राज्य प्रशासन ने जांच में रुकावट पैदा की थी। विशेषज्ञों के अनुसार इस केस का नतीजा भविष्य में केंद्र और राज्य की जांच एजेंसियों के बीच आपसी तालमेल और कानूनी सीमाओं को तय करने में बहुत अहम साबित होगा। बात करते हैं अब अगले खबर की, तो अस्पताल की लापरवाही का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। यह घटना चाइना की है, जहां एक अस्पताल में डिलीवरी के दौरान नर्स ने बड़ी गलती कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक नवजात बच्चे की गर्भनाल काटते समय नर्स ने ध्यान नहीं दिया और गलती से बच्चे की उंगली काट दी। यह हादसा तब हुआ जब नर्स बिना किसी एक्सपर्ट डॉक्टर की निगरानी के अकेले यह प्रक्रिया कर रही थी। जैसे ही परिवार को इस मेडिकल नेग्लिजेंस का पता चला, वहां हड़कंप मच गया। बच्चे की स्थिति नाजुक होने के कारण उसे तुरंत दूसरे अस्पताल में विशेष माइक्रो सर्जरी के लिए भेजा गया ताकि कटी हुई उंगली को फिर से जोड़ा जा सके। चीनी मीडिया के अनुसार अस्पताल ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और दोषी नर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। फिलहाल प्रशासन यह जांच कर रहा है कि क्या उस वक्त वहां सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया गया था या नहीं। यह घटना दिखाती है कि एक छोटी सी लापरवाही किसी मासूम की पूरी जिंदगी पर कितनी भारी पड़ सकती है। बात करते हैं अब अगले खबर की, तो अमेरिका की वीजा नीति को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी सरकार ने भारत, पाकिस्तान, रूस और बांग्लादेश समेत दुनिया के 75 देशों के लिए इमिग्रेंट वीजा जारी करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। आसान शब्दों में कहें तो जो लोग अमेरिका में हमेशा के लिए बसने की योजना बना रहे थे, उन्हें अब लंबा इंतजार करना होगा। यह फैसला उन देशों के खिलाफ लिया गया है जो अमेरिका से वापस भेजे गए अपने नागरिकों को स्वीकार करने में देरी कर रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि H-1B वीजा, टूरिस्ट वीजा और स्टूडेंट वीजा जैसे नॉन इमिग्रेंट वीजा पर इसका कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा। आंकड़ों के मुताबिक इस कदम से हजारों भारतीय परिवारों के ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया अटक सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका इस कूटनीतिक दबाव के जरिए दूसरे देशों को अपने निर्वासन नियमों, डिपोर्टेशन रूल्स का पालन करने के लिए मजबूर करना चाहता है। अगर आप अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी वीजा कैटेगरी की ताजा स्थिति जांचना अब और भी जरूरी हो गया है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ, तो बजट 2026 को लेकर पूरे देश का इंतजार अब खत्म होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को सुबह 11 बजे देश का आम बजट पेश करेंगी। खास बात यह है कि इस बार 1 फरवरी को रविवार है, लेकिन सरकार ने परंपरा को बरकरार रखते हुए इसी दिन बजट पेश करने का फैसला किया है। इस बजट में सबसे बड़ी उम्मीद इनकम टैक्स को लेकर है, जहां मध्यम वर्ग को टैक्स स्लैब में राहत देकर उनकी खर्च करने योग्य आय बढ़ाने पर जोर दिया जा सकता है। सरकार रक्षा क्षेत्र और रेलवे के लिए बड़े फंड का ऐलान कर सकती है, जिसमें 500 से अधिक नई वंदे भारत ट्रेनों का लक्ष्य शामिल है। साथ ही छोटे उद्योगों MSME को बढ़ावा देने के लिए विशेष क्रेडिट स्कीम आने की संभावना है। बजट सत्र की शुरुआत 28 जनवरी से होगी और विशेषज्ञों का मानना है कि यह बजट भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित होगा। 1 फरवरी को आने वाला यह वित्तीय लेखा जोखा तय करेगा कि आने वाले साल में आपकी जेब और देश की तरक्की की रफ्तार क्या होगी। बात करें अगले खबर की, तो दिल्ली के बुराड़ी इलाके में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एक खतरनाक इनकाउंटर के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 खूंखार शार्प शूटरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ये शूटर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए बुराड़ी आने वाले हैं। जब पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को दबोच लिया। पकड़े गए शूटरों के पास से विदेशी पिस्तौल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक ये दोनों शूटर दिल्ली और पंजाब के कई व्यापारियों से फिरौती वसूलने और टारगेट किलिंग की साजिश में शामिल थे। मुख्य बात यह है कि ये सीधे तौर पर जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई और विदेश में बैठे गोल्डी बराड़ के संपर्क में थे।
इस गिरफ्तारी से दिल्ली में होने वाली एक बड़ी गैंगवार की साजिश नाकाम हो गई है। फिलहाल दिल्ली पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है ताकि इनके नेटवर्क और अगले ठिकानों का पता लगाया जा सके। यह ऑपरेशन दिल्ली पुलिस की अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का एक हिस्सा है। दोस्तों, अब एक इंटरेस्टिंग न्यूज भी देख लीजिए। भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए साल 2025 एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड लेकर आया है। देश में टू व्हीलर्स की बिक्री ने पहली बार 2 करोड़ का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है। यह अब तक की सबसे बड़ी छलांग है, जो दिखाती है कि भारतीय बाजार में ग्राहकों की मांग और खर्च करने की क्षमता कितनी तेजी से बढ़ रही है। इस शानदार बढ़त के पीछे सबसे बड़ा हाथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ग्रामीण इलाकों से आई भारी मांग का है। आंकड़ों के मुताबिक इलेक्ट्रिक स्कूटरों की बिक्री में पिछले साल के मुकाबले 30% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके अलावा युवाओं के बीच प्रीमियम और स्पोर्ट्स बाइक का बढ़ता क्रेज भी इस सफलता का एक मुख्य कारण रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि सड़कों के बेहतर जाल और आसान फाइनेंस स्कीम की वजह से अब आम आदमी के लिए गाड़ी खरीदना और भी आसान हो गया है। इस रिकॉर्ड बिक्री ने भारत को दुनिया के सबसे बड़े टू व्हीलर मार्केट के रूप में और भी मजबूती से स्थापित कर दिया है। दोस्तों, बढ़ते हैं अब अगले खबर की तरफ। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अमृतसर में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के 50वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। यहाँ उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए एजुकेशन और चरित्र निर्माण पर जोर दिया। राष्ट्रपति ने विशेष रूप से छात्राओं की सफलता की तारीफ की और कहा कि समाज की प्रोग्रेस के लिए महिलाओं का शिक्षित होना अनिवार्य है। इस ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी की स्थापना साल 1969 में श्री गुरु नानक देव जी की 500वीं जयंती के अवसर पर की गई थी। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में गुरु नानक देव जी के विचारों का जिक्र करते हुए कहा कि ज्ञान का असली गोल केवल नौकरी पाना नहीं, बल्कि समाज की सेवा करना होना चाहिए। एक मुख्य फैक्ट यह भी रहा कि इस साल डिग्री हासिल करने वालों में बेटियों की संख्या काफी अधिक थी, जिसे राष्ट्रपति ने बदलते भारत की तस्वीर बताया। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे डिजिटल युग में अपनी एक्सपर्टाइज का इस्तेमाल देश के विकास के लिए करें। यह समारोह न केवल एक एकेडमिक अचीवमेंट का प्रतीक था, बल्कि भारत की संस्कृति को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी बना। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के मुख्य समाचार देखने के लिए हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।